नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फोबिया, उसके सिम्टम्स, कारण और निवारण के बारे में। दोस्तों, फोबिया एक इरेशनल एक्सेसिव फियर है जो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक सिचुएशन या स्टिमुलाई के प्रति हो सकता है। और इंसान अगर इसी फेज में पहुंच जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, पैल्पिटेशन छूटती है, उसके पूरे बदन में पसीना आने लगता है, हाथ-पाँव काँपने लगते हैं, उसका साँस गले में अटक जाता है, पूरा बदन उसका सुन्न पड़ जाता है। फिर उसे लगता है इस परिस्थिति से बाहर निकलना अब संभव नहीं, एस्केप अब पॉसिबल नहीं। तो इंसान धीरे-धीरे इन चीज़ों को अवॉइड करने लग जाता है और इन फ्यूचर वो इन जगहों पर जाना बंद कर देता है। तो दोस्तों, अगर ये सारी सिम्पटम्स किसी इंसान में करीब 6 महीने से ज़्यादा तक चलते हैं और इस कारण उसकी सोशल, पर्सनल, ऑक्यूपेशनल लाइफ इम्पेयर्ड हो रही हो, तो इसे हम फोबिया का डायग्नोसिस देते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। दोस्तों, एक होता है सोशल फोबिया, एक होता है स्पेसिफिक फोबिया, अगोराफोबिया और क्लस्ट्रोफोबिया। तो दोस्तों, जो सोशल फोबिया होता है, इसके अंदर इंसान को सोशल सेटिंग में जाने से डर लगता है। फॉर एग्जांपल, उसे किसी सोशल गेट टुगेदर में, मैरिज पार्टी में जाने में डर लगता है। उसे लगता है अगर वो वहाँ गया तो फंस जाएगा, सब लोग उसके बारे में बात करेंगे, सब लोग उस पर ध्यान रखेंगे। लोग अगर उससे कुछ गलती हो जाती है तो लोग उसे जलील भी करेंगे, तो उन जगहों पर जाना वो बंद कर देता है। और अगर कोई इंसान है, उसका कॉलेज या स्कूल में उसका कोई परफॉर्मेंस हो, स्टेज पर लेक्चर हो या कोई सिंगिंग डांसिंग हो, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता, लेक्चर बिल्कुल भी नहीं दे पाता, उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को वो अवॉइड करता है। तो दोस्तों, इसे हम बोलते हैं सोशल फोबिया। और इसके बाद आता है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया के अंदर इंसान जो ओपन प्लेसेस होते हैं या फिर क्राउडेड प्लेस होते हैं, वहां पर जाना अवॉइड करता है। फॉर एग्जांपल, कोई ग्राउंड हो, बाग बगीचा हो, पुल हो, या फिर कोई क्राउडेड जगह हो, जैसे कहीं कोई क्यू लगी हो, उसके अंदर खड़ा होने में उसे घबराहट महसूस होती है, वो बिल्कुल भी वहां नहीं जाना प्रेफर करता। इसके बाद होता है क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया के अंदर इंसान जो एनक्लोज्ड प्लेस होते हैं वहां पर नहीं जा पाता, जैसे कोई लिफ्ट है या फिर मल्टीप्लेक्स है, सिनेमा हॉल, थिएटर है, या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन के मोड हैं, जैसे कि ट्रेन है, मेट्रो है, फ्लाइट है। इन सब के अंदर भी ये सब एनक्लोज्ड होते हैं, तो उसे वहां बैठते हुए घबराहट छूटती है और वो वहां से निकल जाना चाहता है। तो दोस्तों, इसके बाद आता है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया मतलब इंसान को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से या एनिमल से डर लगता है। जैसे किसी इंसान को आग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है। तो ये होता है स्पेसिफिक फोबिया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। दोस्तों, इसके कारणों में एक इंपॉर्टेंट कारण है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, यानी अगर फैमिली में फोबिया पहले से रन करता आ रहा है तो हो सकता है आपके अंदर भी आए। दूसरा है, कुछ ऐसे बच्चे जो कि पेरेंट्स से लंबे समय तक सेपरेटेड हों, उनके अंदर डेवलप हो सकता है। या कई बार हमारे दिमाग में कुछ न्यूरोकेमिकल्स का चेंजेस होता है, जैसे सीरोटोनिन, उसकी वजह से हो सकता है। या कुछ इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, जैसे वो एंशियस पर्सनैलिटी हो या अवॉइडेंट डिपेंडेंट पर्सनैलिटी हो, उनके अंदर भी हो सकता है। या अगर किसी इंसान का पास्ट लाइफ के अंदर कोई स्ट्रेसफुल ट्रॉमेटिक इवेंट से पाला पड़ा हो, उसका फिजिकल या सेक्सुअल एब्यूज हुआ हो, या बचपन में कहीं वो कमरे में बंद रह गया हो, या लिफ्ट में फंस गया हो, तो उसके अंदर भी आने वाले समय के अंदर ये सिम्टम्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट के दो पहलू हैं, एक है मेडिकेशन वाला और दूसरा विदाउट मेडिकेशन। मेडिकेशन के अंदर हम एंटी डिप्रेशन ड्रग देते हैं, जिसके अंदर एसएसआरआई क्लास की ड्रग है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी कि फ्लोक्सिटिन, पेरोक्सिटिन, फ्लोवोक्सामिन वगैरह हम देते हैं, जो करीब 3 से 6 महीने तक चलती है। और इसके साथ में, और इसका इफेक्ट आने में करीब 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। और दोस्तों, अगर पेशेंट को घबराहट, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, नींद की प्रॉब्लम है, तो हम साथ में उसे बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की ड्रग्स देते हैं, जैसे एटिजोलाम, क्लोनाजिपम, लोराजिपम, जिसे हम थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं और धीरे धीरे उसे हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था इसका मेडिकल पार्ट। अब हम बात करते हैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल या नॉन ड्रग ट्रीटमेंट पार्ट की। इसके अंदर सबसे पहले है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के अंदर पहला नंबर पे आती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि सीबीटी। दोस्तों, सीबीटी के अंदर, जैसा मैंने एक अलग वीडियो में बताया था, आदमी के विचारों के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, विचारों में विकृति, यानी विचारों में विकार आ जाते हैं, उसकी सोच गलत हो जाती है। जैसे फोबिया का पेशेंट सोचता है वो किसी अमुक जगह पर जाकर फंस जाएगा, उसके साथ कुछ बहुत गलत हो जाएगा, उसकी जान जा सकती है। तो ये जो विचारों में विकृति आई, इसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू ठीक करते हैं। उसके जो नेगेटिव थिंकिंग है उसे पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करते हैं, और उसका जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न दिमाग में बन चुका है उसे पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न के अंदर कन्वर्ट करते हैं।
दोस्तों उसके बाद जो अगली और सबसे बेस्ट टेक्निक आती है वो है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसके अंदर एक थेरेपी होती है सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन और एक होती है फ्लडिंग। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन की। सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन एक ग्रेडेड एक्सपोजर है, यानी हम स्टेप बाय स्टेप किसी इंसान का उस परिस्थिति के लिए सामना करवाते हैं जिससे कि उसे डर लगता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, जैसे कोई इंसान है, उसे स्विमिंग पूल से काफ़ी डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो हम उसे सजेस्ट करते हैं पहले कुछ दिन वो स्विमिंग पूल के पास जाए, फिर अगले कुछ दिन स्विमिंग पूल के किनारे पे खड़ा हो, फिर उससे अगले कुछ दिनों बाद स्विमिंग पूल के अंदर उतरे और किनारे पर खड़ा रहे, फिर उसके कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे करके स्विमिंग पूल के अंदर धीरे धीरे चलता हुआ सेंटर तक जाए। और हर फेज पे उसे अगर घबराहट बेचैनी रहती है तो उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज का प्रयोग करना है, जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर पीएमआर, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन। तो दोस्तों इस अलग अलग फेज पर वो अपने एक्सपोजर करता है, अपने अपने डर का सामना करता है, और साथ में अगर घबराहट होती है तो उसे जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो करनी होती है। तो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो जाती है और एक दिन वो आराम से स्विमिंग पूल के अंदर उतर जाता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी टेक्निक की, जिसे हम बोलते हैं फ्लडिंग। फ्लडिंग के अंदर दोस्तों क्या होता है, जिस भी चीज से उसे डर है, जैसे आग से डर है या पानी से डर है, हम उसे अचानक से उस जगह के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं, उसे सजेस्ट करते हैं और उसे काउंसल करते हैं कि बताओ अब उसे किस प्रकार का डर है, क्या उसका कुछ नुकसान हो रहा है, क्या उसे लगता है यहाँ से बचकर भागना मुश्किल है, क्या ऐसा है, रियल में ऐसा है। और उसे हम बताते हैं क्या उसकी जान जा सकती है, क्या उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, कैसे होगा, हम उसे सजेस्ट करते हैं। और धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है फ्लडिंग के थ्रू, डायरेक्ट उसके डर से सामने करवाया जाता है और धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, वो अकेला उस जगह पर जा सकता है। दोस्तों ऐसे जो सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन वगैरह है उसके अंदर हम एक हायरार्की तैयार करते हैं, यानी कि जिन चीज़ों से उसे सबसे कम डर लगता है उसे पहले लेवल पर रखते हैं, फिर उससे ज़्यादा डर जिन चीज़ों से लगता है उसे अगले लेवल पर रखते हैं, फिर उससे ज़्यादा डर जिन चीज़ों से लगता है उसे उससे अगले लेवल पर रखते हैं, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों से उसका सामना करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है वो कमरे के अंदर बैठा है अपने दोस्त के साथ, कमरे की लाइट जली हुई है और गेट खुला है, तो ये उसके लिए आइडियल कंडीशन है, उसे कोई घबराहट नहीं होगी, वो आराम से सर्वाइव करेगा। अब मान लो उसका दोस्त बाहर से उठकर चला जाए, तो उसके लिए घबराहट का पहला लेवल होगा। फिर अगला लेवल क्या होगा, उसका दोस्त चला गया, वो कमरा उसने अंदर से बंद कर लिया लेकिन लॉक खुला है। फिर उसका अगला लेवल क्या होगा, उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया और उसका लॉक लॉक भी कर दिया, तो उसके लिए और घबराहट बढ़ेगी। फिर उसका अगला लेवल क्या है कि वो कमरे की लाइट भी बंद कर दे, तो उसकी घबराहट और बढ़ेगी। तो दोस्तों ऐसे ऐसे सब लेवल का स्टेप बाय स्टेप वो सामना करता है, और जैसे जैसे उसको घबराहट बढ़ती है वैसे वैसे साथ में वो क्या करता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, ताकि उसकी जो घबराहट बेचैनी है निकल जाए। तो दोस्तों एक प्रैक्टिस के साथ, धीरे धीरे रिहर्सल के साथ इन चीज़ों का वो सामना करने में सक्षम हो पाता है। और ये जो टेक्निक है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है फोबिया को दूर करने में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था फोबिया के लक्षण के बारे में, उसके कारण और ट्रीटमेंट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपकी फैमिली में या आसपास ऐसे कोई मरीज हों जिनमें फोबिया के सिम्टम्स आपको दिख रहे हों, तो आप उन्हें किसी मनोचिकित्सक के पास भेजें जिनके पास इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।